वेलकम टू सिंप्लीफाइड। सो आप सभी लोगों को पता है हम लोग लेबर लॉस के 50 एमसीक्यूज की सीरीज इस प्लेलिस्ट में कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के 50 क्वेश्चंस कवर करे थे। सो इस वीडियो में हम लोग मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के 50 एमसीक्यूज को कवर करेंगे। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Question number one. The legislative competence to enact the Minimum Wages Act 1948 comes from which entry of the concurrent list? इसका मतलब है कि जो concurrent list है ना, इसमें क्या है कि वो सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं जो स्टेट लिस्ट जिसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती है। ठीक है। सो एज हमें पता है कि जो लेबर है वो एक कंकरेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, ये कंकरेंट सब्जेक्ट है, तो कंकरेंट सब्जेक्ट की जो लिस्ट है वहाँ पे कौन से वाले नंबर पे ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट है इसकी एंट्री है? एंट्री 23, एंट्री 24, एंट्री 22 या फिर एंट्री 34? द करेक्ट आंसर इज एंट्री 22। ठीक है। सो कंकरेंट लिस्ट में जो मिनिमम वेजेस एक्ट की जो एंट्री नंबर 22 है वहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। एंट्री 22 ऑफ द कंकरेंट लिस्ट लाइक 7 शेड्यूल में है ये, एम्पावर्स बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू लेजिस्लेट ऑन ट्रेड यूनियंस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट्स। विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल एम्पावर्स द स्टेट टू इंश्योर मिनिमम वेजेस? सो कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो स्टेट को एम्पावर करता है कि वो मिनिमम वेजेस के लिए नियम बनाए? आर्टिकल 21, आर्टिकल 39, आर्टिकल 43 या फिर आर्टिकल 19? द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 43। ऑलराइट, the directive principles of state policy under Article 43 directs the state to secure a living wage, ensuring decent standard of life. The Minimum Wages Act operationalizes this principle. Next question. The term employee under Section 2I includes which of the following? ठीक है, so Section 2I जो है Minimum Wages Act का, उसमें employee की definition दी गई है। so उसमें कौन कौन लोग include होंगे? Only persons with written contracts, any person employed for hire or reward in scheduled employment, only factory workers या फिर apprentices only? The right answer is any person employed for hire or reward in scheduled employment। ठीक है, लाइक मिनिमम वेजेस एक्ट में दो शेड्यूल्स हैं। फर्स्ट शेड्यूल में लगभग 12 इस्टेब्लिशमेंट्स दर्ज की गई हैं और सेकंड जो शेड्यूल है उसमें एग्रीकल्चर। सो ये जो 12 इस्टेब्लिशमेंट्स है ना, ये वो इस्टेब्लिशमेंट्स है जिनमें मिनिमम वेजेस एक्ट के प्रावधानों को लगाना मैंडेटरी है। ठीक है। द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 was enacted based on recommendations of which committee? लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी 1946, रॉयल कमीशन ऑन लेबर 1931, नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस 1947 या फिर बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर इंक्वायरी कमेटी? द राइट आंसर इज रॉयल कमीशन ऑन लेबर 1931। सो इसकी रिकमेंडेशंस के आधार पे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 को इनैक्ट किया गया था। ऑलराइट, Who determines the appropriate government in case of a mine or oil field employment? Appropriate government आप सभी लोग को पता होगा, ये या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। सो जो भी इस्टेब्लिशमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो अदर इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट। ऑलराइट, सो माइन और ऑयल फील्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए कौन होगा? स्टेट, सेंट्रल, बोथ या फिर लेबर डिपार्टमेंट? It's very simple because oil field it comes under the ambit of central government, so central government इसके लिए appropriate government होगी। Which of the following is not a scheduled employment under part 1 of the schedule? Alright, so मैंने बताया था आपको कि जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है पार्ट 1 में, लाइक इसमें दो पार्ट्स है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में जो है 12 स्टैब्लिशमेंट्स लिखी हुई हैं। ठीक है, और पार्ट 2 में क्या है, उसमें एग्रीकल्चर। सो इन 12 में से कौन सा इसमें इंक्लूड नहीं है बोल रहा है? ऑप्शंस आर एम्प्लॉयमेंट इन टैनरीज, एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट इन वूलन इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट इन स्टोन ब्रेकिंग। सो अभी मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर जो है पार्ट 2 में है, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट इज लिस्टेड सेपरेटली अंडर पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल। ठीक है, सो पार्ट 1 में 12 इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, पार्ट 2 में एग्रीकल्चर है। सो पार्ट 1 मेनली जो है वो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट से डील करता है।
हु कैन ऐड न्यू एम्प्लॉयमेंट्स टू द शेड्यूल अंडर सेक्शन 27। सो इसमें मैंने बताया ना 12 एडेड है, तो उसमें अगर कुछ नई एम्प्लॉयमेंट्स को अगर ऐड करना है सो वो पावर किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन या फिर सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेशन। द राइट आंसर इज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन ऐड न्यू एम्प्लॉयमेंट्स अंडर द शेड्यूल, ऑलराइट, एंड इट कम्स अंडर सेक्शन 27. So it empowers, Section 27 empowers the appropriate government to add employments to the schedule after giving 3 months notice. This time period is very important. ये याद रखना है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के हाथ में पावर है सेक्शन 27 के अंदर कि वो नई एम्प्लॉयमेंट्स को शेड्यूल के अंदर, लाइक शेड्यूल 1 के अंदर ऐड कर सकती है, बट आफ्टर गिविंग अ 3 months नोटिस. ये टाइम पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 months नोटिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम वेजेस अंडर सेक्शन 4 कैन बी फिक्स्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म. ठीक है, जो मिनिमम वेजेस है सेक्शन 4 के अंदर वहाँ पे फिक्स किया जाता है. ठीक है, उसमें तरीका बताया हुआ है. सो वो किस तरीके से, लाइक उसमें कौन कौन से फैक्टर्स ऐड होते हैं, लाइक बेसिक वेज एंड डीए. सेकेंड ऑप्शन बेसिक प्लस कैश वैल्यू ऑफ कंसेशंस प्लस डीए, ओनली पीस रेट और ओनली टाइम रेट. द राइट आंसर इज बेसिक प्लस कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन प्लस डीए. ऑलराइट, सो सेक्शन 4 अलाउज फिक्सेशन एज बेसिक वेज, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, ये भी इसमें एक फैक्टर ऐड होगा, और कैश वैल्यू ऑफ कंसेशंस. तो ये तीनों चीज़ें हमें याद होनी चाहिए कि मिनिमम वेजेस एक्ट में क्या क्या ऐड होता है. मिनिमम वेज कैलकुलेट करने के लिए बेसिक वेज प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस प्लस कैश वैल्यू ऑफ कंसेशंस लाइक फूड ग्रेन और एनी अदर थिंग, एनी अदर कैश इन काइंड. Section 31A empowers the government to fix different wages for different employments only, different localities, classes or nature of work, all the permanent employees, if none of the above. The right answer is different localities, classes or nature of work. लाइक सेक्शन 31A जो है ना वो गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो जो मिनिमम वेजेस है ना वो फिक्स किस हिसाब से करेगा. वो अलग अलग लोकेलिटीज़ के लिए अलग कर सकता है, क्लासेस ऑफ इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग कर सकता है, या फिर जो काम करने का जो ढंग है ना उसके हिसाब से वो, लाइक नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से वो इस्टेब्लिशमेंट्स को डिवाइड कर सकता है, और हर सेम वर्क करने वाली इस्टेब्लिशमेंट्स के लिए क्या कर लेगा, एक तरीके का मिनिमम वेज बना सकती है गवर्नमेंट. ठीक है. Cost of living index number is computed by option A Labor Bureau Shimla, option B Ministry of Statistics, Reserve Bank of India और State Labor Departments. तो जो cost of living index number है ना ये कौन कैलकुलेट करता है? ये Labor Bureau Shimla. Alright. So cost of living index CPI is compiled by the Labor Bureau Shimla and form the basis for DA component in minimum wages. ऑलराइट, तो क्या होता है ना कि गवर्नमेंट ने जब मिनिमम वेजेस फिक्स कर दी ना उसमें एक डीए कंपोनेंट होता है जो इन्फ्लेशन के हिसाब से इंक्रीज होता रहता है. ऑलराइट, सो इसमें एक फैक्टर होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. ये किस बेसिस पे बनता है ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर? मार्केट में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, कमोडिटीज़ के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, उस हिसाब से जो लेबर ब्यूरो शिमला है ये अपनी कमिटी के बेसिस पे ये डिसाइड, एक नंबर डिसाइड करते हैं और उसी बेसिस पे जो है मिनिमम वेजेस इंक्रीज होती हैं. ठीक है, एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. सो इसको कौन कंप्यूट करता है? लेबर ब्यूरो शिमला. ऑलराइट. अंडर विच सेक्शन इज द प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग ऑब्लिक रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस प्रिस्क्राइब. ठीक है, किस सेक्शन में प्रोसीजर बताया गया है कि कैसे मिनिमम वेजेस फिक्स की जाएंगी? सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 या सेक्शन 7? द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 5. ऑलराइट, सेक्शन 5 प्रोवाइड्स 2 मेथड. सेक्शन 5 में 2 मेथड बताई गई हैं. पहली है कमिटी मेथड और दूसरी है नोटिफिकेशन मेथड. ठीक है, कमिटी मेथड में क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो एक कमिटी बनाती है. ठीक है, एक कमिटी बनाएगी और यही कमिटी जो होती है ये एडवाइस करती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कि कितनी मिनिमम वेजेस की जा सकती हैं. ठीक है, और इनकी जो कमिटी जो होगी ना, जो कमिटी बनाई गई होगी, इनकी जो रिकमेंडेशंस होंगी ना वो बाइंडिंग नहीं होती हैं. ये याद रखना है, बाइंडिंग नहीं होंगी, सिर्फ एडवाइजरी रिकमेंडेशंस होंगी. तो 2 तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मिनिमम वेजेस, कमिटी मेथड और नोटिफिकेशन मेथड में क्या होता है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है वो नोटिफिकेशन देती है. ठीक है, उसके बाद वो नोटिफिकेशन लाइक गैजेट वगैरह में छापती है और 2 months का टाइम होता है कि जितने भी लोग मतलब उससे रिलेटेड हैं, उस इंडस्ट्री से या फिर वहाँ के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपनी रिकमेंडेशंस भेजते हैं फिर गवर्नमेंट को, है ना, कि इसमें क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं, और कौन से कंपोनेंट्स को ऐड किया जा सकता है. और उसके बाद फिर गवर्नमेंट जो होगी वो उन रिकमेंडेशंस को पढ़ेंगी और उसके बेसिस में फिर अपना फाइनल जो प्रोविज़न है, फाइनल नोटिफिकेशन है वो लेके आएगी. ऑलराइट, द कमिटी अंडर सेक्शन 5(1)A मस्ट इंक्लूड. ठीक है, 5(1)A सेक्शन 5 में हमने बात करी है ना कि कमिटी, ये जो कमिटी मेथड है, सो इसमें
कौन कौन होंगे इसमें, कौन कौन होंगे, ठीक है, इस कमिटी में? एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ इन इक्वल नंबर्स, ओनली एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स ओनली, या फिर लेबर कमिश्नर ओनली? तो राइट आंसर इज एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ इन इक्वल नंबर. ऑलराइट, सो द कमिटी इंक्लूड्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर फ्रॉम एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज़ एंड इंडिपेंडेंट मेंबर्स. ठीक है, सो इक्वल रिप्रेजेंटेशन तो होता है एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉयज़ का, प्लस 1/3 मेंबर्स होते हैं, लाइक दे आर इंडिपेंडेंट मेंबर्स. ठीक है ना, इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं. सेक्शन 7 डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड, प्रोसीजर फॉर अपील, पेमेंट ऑफ ओवर टाइम, या फिर पावर टू एग्जाम इस्टेब्लिशमेंट्स. द राइट आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड. जो सेक्शन 7 जो है ना, वो एडवाइजरी बोर्ड को कंस्टिट्यूट करने की बात करता है. और ये क्या करिए, एडवाइजरी बोर्ड गवर्नमेंट को एडवाइस करती है ऑन फिक्सेशन एंड रिवीजन. कोई भी मिनिमम वेज अगर किसी इंडस्ट्री के लिए फिक्स करनी है उसमें, और या फिर किसी इंडस्ट्री के लिए मिनिमम वेज रिवाइज करनी है, सो उसमें जो है ये एडवाइजरी बोर्ड हेल्प करता है गवर्नमेंट की. सेक्शन 7, ऑलराइट, सेक्शन 7 डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड. दो तरीके के बोर्ड होते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट में, हमेशा याद रखना है, एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड और एक स्टेट एडवाइजरी बोर्ड. सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड क्या करता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टैब्लिशमेंट्स के लिए बात एडवाइस करता है, और साथ में स्टेट गवर्नमेंट को भी एडवाइस करता है, ऑलराइट, एज अ एल्डर ब्रदर. और जो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वाली स्टैब्लिशमेंट्स के लिए मिनिमम वेज को लेकर रिकमेंडेशंस देता है. तो हमें याद रखना है दो तरीके की इसमें एडवाइजरी बोर्ड है. और जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है इसमें कौन लोग होंगे, ओनली एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव्स, इक्वल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज एंड इंडिपेंडेंट मेंबर्स. यस, हमने पहले भी बात कर ली है, एडवाइजरी बोर्ड में भी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज के दोनों के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स प्लस इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे. ये हमने बोला था ना, 1/3 इंडिपेंडेंट मेंबर्स. सेक्शन 8(2) बात करता है इक्वल एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव्स एंड 1/3 इंडिपेंडेंट मेंबर्स इंक्लूडिंग अ वुमेन. ऑलराइट, रिविजन ऑफ मिनिमम वेजेस मस्ट बी डन एट लीस्ट वंस एवरी. ठीक है, जो मिनिमम वेजेस का वो जो रिवीजन है वो कितने टाइम में कर लेना चाहिए, मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है जिसमें कर लेना चाहिए एक बार. ठीक है, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स और 7 ईयर्स. द राइट आंसर इज 5 ईयर्स. यानी हर 5 साल में मिनिमम वेज का जो रिवीजन है वो हो जाना चाहिए. वेजेस अंडर सेक्शन 2H एक्सक्लूड ओवर टाइम एंड HRA, बी हाउस रेंट अलाउंस, बोनस एंड प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, बेसिक पे एंड DA, या फिर इंसेंटिव्स वेजेस. द राइट आंसर इज हाउस रेंट अलाउंस, बोनस एंड प्रोविडेंट फंड. लाइक जो PF जो करता है ना, जो हर महीने जो प्रोविडेंट PF का जो कंट्रीब्यूशन करता है वो, या फिर बोनस, या फिर हाउस रेंट अलाउंस, इसको हम वेजेस की डेफिनेशन में ऐड नहीं करेंगे. Alright, so it excludes bonus, HRA, PF contributions, value of house recommendations and other similar facilities. When the act applies to an employment newly added to the schedule, the minimum wages become enforceable after immediate effect, 3 months, 6 months, or notification date. I think the right answer is notification date. Yeah. Once the employment is notified in the gazette, the act applies from the date mentioned in the notification. सिंपल सी बात है, क्वेश्चन का मतलब ये है ना कि जब भी कोई ये जो एक्ट है मिनिमम वेजेस एक्ट, अगर किसी मान लो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इस इस्टेब्लिशमेंट की एक्स नाम की इस्टेब्लिशमेंट है, इसके ऊपर ये एक्ट आज से लागू होगा. ठीक है, आज तो बस बोला हुआ है, लेकिन उसने क्या बोला कि आज से 7 डेज बाद उसको जो है ना गैजेट में छाप दिया. ठीक है, और शेड्यूल में ऐड कर दिया. लाइक शेड्यूल जो दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2. पार्ट 2 में एग्रीकल्चर आता है और पार्ट 1 में 12 इस्टेब्लिशमेंट्स आती हैं. मान लो 12+1 कर दी, एक नई इस्टेब्लिशमेंट को इसमें ऐड कर दिया. तो जिस दिन वो ऐड कर दिया है ना, उसी दिन से वो क्या हो जाएगा, ये मिनिमम वेजेस के प्रोविजंस उस इस्टेब्लिशमेंट में लगने चालू हो जाएंगे. ऑलराइट, तो नोटिफिकेशन डेट से ही. विच सेक्शन मेक्स पेमेंट ऑफ लेस देन मिनिमम वेजेस पनिशेबल. ठीक है, मिनिमम वेजेस से कम की अगर कोई भी पेमेंट अगर कर रहा है एम्प्लॉय को, सो वो पनिशेबल है. किस सेक्शन में बोला गया है, सेक्शन 12, सेक्शन 20, सेक्शन 22 या सेक्शन 26. द राइट आंसर इज सेक्शन 22. ऑलराइट, तो सेक्शन 22 जो है ना वो प्रिस्क्राइब करता है इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स और फाइन अप टू 500 फॉर पेइंग बिलो प्रिस्क्राइब वेजेस. ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मिनिमम वेजेस हम पढ़ लें ना, मिनिमम वेजेस एक्ट पढ़ लें, तो इसका जो सबसे मेन जो पनिशमेंट होगी वो कौन सी होगी कि अगर कोई एम्प्लॉयर मिनिमम वेजेस पे नहीं कर रहा है. ठीक है ना, और ये इसके लिए सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 22. मिनिमम वेजेस एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा होगा कि अगर कोई एम्प्लॉयर मिनिमम वेजेस पे नहीं कर रहा है, तो वो कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 22, सेक्शन 22.
ऑलराइट। सो इसमें पनिशमेंट कितनी दी गई है? 6 months जेल और ₹500 फाइन अप टू या तो 6 महीने तक की जेल या फिर ₹500 तक का फाइन। याद हो गया? ठीक है। मिनिमम वेजेस में इंपॉर्टेंट सेक्शन 22 अगर उसको ब्रेक कर दिया तो 6 months की जेल या फिर 500 तक का फाइन। Under Section 22B, who can file a complaint for offences? Any person, inspector or authorized officer only, employed directly या फिर court so moto? The right answer is inspector or authorized officer. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बिकॉज काफ़ी सारे सेक्शंस में ये पावर जो है ना कि कंप्लेन फाइल करने की पावर ट्रेड यूनियन ऑफिशियल्स और इवन जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में हमने पढ़ा था कि ये जो कंप्लेन करने की जो पावर है ये ट्रेड यूनियन के पास भी है, कंसर्न ट्रेड यूनियन के पास, इवन सेम एम्प्लॉय के पास भी है, कंसर्न एम्प्लॉय के पास भी। ठीक है। या फिर कोई उसकी जगह में अगर कोई लॉयर है वो भी वहाँ पे कंप्लेन कर सकता है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में। बट मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में ये पावर किसके हाथ में है? इंस्पेक्टर और ऑथोराइज्ड ऑफिसर ओनली। ठीक है। सेक्शन 22B restricts complaints to inspectors or authorized officers to prevent frivolous litigation. Section 20 deals with claims arising out of non-payment or underpayment of wages, B advisory board, C overtime wages या फिर D penalties. The right answer is claims arising out of non-payment or underpayment of wages. So Section 20 empowers the appointed authority of a labor commissioner to hear and decide wage claims. ठीक है ना। सो कोई भी अगर मतलब इस तरीके की कोई भी कंप्लेंट्स अगर आ रही है ना कि कोई एम्प्लॉयर जो है वो मिनिमम वेजेस से नीचे रेट्स पे अपने वर्कर्स को पैसे दे रहा है या सैलरी दे रहा है, सो उसकी जो भी क्लेम्स होंगी या फिर कंप्लेंट्स होंगी वो किसके पास आएंगे? लेबर कमिश्नर के पास, है ना। सीधे कोर्ट में तो जाएगा नहीं मैटर। तो जितने भी लेबर लॉज हैं उसमें लेबर कमिश्नर के हाथ में इनिशियल ग्रीवेंस को सुनने की पावर दी गई है। उस एरिया का जो लेबर कमिश्नर होगा वो कौन होगा? वही अथॉरिटी होगी जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है। सो वो डिसाइड करेगा और वहाँ पे अगर उसके डिसीजन के बाद अगर कोई मतभेद होता है तो उसके बाद अपील का क्राइटेरिया दिया गया है अपील के लिए, और वो किसके पास जाती है? अपीलेट अथॉरिटी के पास। इसको भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी अंडर सेक्शन 26 मस्ट बी फाइल्ड विद इन। हमने ऊपर पढ़ा ना, सेक्शन 20 में क्या होता है कि लेबर कमिश्नर जो होता है वो इनिशियल अथॉरिटी है जो कि सारी कंप्लेंट्स सुनेगी अगर इस एक्ट के किसी प्रोविजंस को लेके कोई प्रॉब्लम आ रही है, और उसने डिसीजन दे दिया लेबर कमिश्नर ने, और उसके बाद कोई भी अगर मतभेद होता है लाइक एम्प्लॉयर या फिर एम्प्लॉई में से अगर वो उस डिसीजन से खुश नहीं है, सो उसकी जो अपील है वो किसके पास भेजेंगे? अपीलेट अथॉरिटी के पास। और वो टाइम पीरियड कितना दिया गया है? ओनली 30 days। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। ठीक है। लेबर कमिश्नर के डिसीजन देने के 30 days के अंदर जो कंसर्न पर्सन है वो अपील कर सकता है अपीलेट अथॉरिटी के पास। ठीक है। विद इन 30 days। पावर ऑफ इंस्पेक्टर टू एग्जामिन रिकॉर्ड्स एंड वर्कर्स इज गिवन अंडर। ठीक है। इंस्पेक्टर की जो पावर है रिकॉर्ड्स एग्जामिन और वर्कर्स को एग्जामिन करने की, सेक्शन 16, 18, 19 या 20? द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 19। सेक्शन 19 में इट ऑथोराइजेज इंस्पेक्टर्स टू एंटर प्रेमाइसेस, इंस्पेक्ट रजिस्टर्स, एग्जामिन एम्प्लॉयज एंड इन्फोर्स कंप्लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 14(1) मैंडेट्स ओवर टाइम एटलीस्ट। ओवर टाइम लगभग सारे ही एक्ट्स में हमें पता ही है ट्वाइस द नॉर्मल रेट है। ठीक है। सो ओवर टाइम का क्या है? ओवर टाइम मस्ट बी पेड नॉट लेस देन ट्वाइस द ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस। ठीक है। एग्जेम्पशन फ्रॉम द एक्ट फॉर स्पेशल केसेस लाइक डिसेबल्ड वर्कर्स और अप्रेंटिसेस कैन बी ग्रांटेड अंडर। ठीक है। इस एक्ट में कुछ एग्जेप्शंस भी दिए जा सकते हैं लाइक स्पेशल केसेस में, लाइक फॉर डिसेबल्ड वर्कर्स और जो अप्रेंटिसेस होते हैं उनके लिए। सेक्शन 26, 25, 28 या 29? द राइट आंसर इज सेक्शन 25। ठीक है। Section 25 allows the appropriate government to grant exemptions for specific employments or persons under conditions. The scheduled employment under the Act means only industrial employment. B. Employment is specified in this schedule or added by notification. Only agriculture employment या फिर any employment with more than 10 workers? No. एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन दिस शेड्यूल और एडेड बाय नोटिफिकेशन। ठीक है। जो अप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट है ना वो यहाँ पे क्या करेगी? वो विद बाय नोटिफिकेशन किसी भी इंडस्ट्री को या फिर किसी भी इस्टेब्लिशमेंट को शेड्यूल में ऐड कर देगी, और एक बार वो इस्टेब्लिशमेंट अगर शेड्यूल में ऐड हो गई, ठीक है,
तो उसके बाद क्या होगा, मिनिमम वेजेस के जो भी प्रोविजंस हैं उसमें लगने चालू हो जाएंगे। लाइक इसमें दो पार्ट्स है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में अभी 12 एस्टेब्लिशमेंट्स हैं और पार्ट 2 में एग्रीकल्चर आता है। अंडर द एक्ट विच सेक्शन empowers द गवर्नमेंट टू अपॉइंट इंस्पेक्टर्स फॉर इन्फोर्समेंट? सेक्शन 17, 18, 19 या फिर 21? द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 19। ठीक है, सेक्शन 19 ऑथोराइजेज द appropriate गवर्नमेंट टू अपॉइंट इंस्पेक्टर्स टू चेक कंप्लाइंस, एग्जामिन डॉक्यूमेंट्स एंड इंश्योर पेमेंट एज पर प्रिस्क्राइब रेट्स। ठीक है, सो इंस्पेक्टर को जो पावर दी गई है ना गवर्नमेंट के द्वारा, वो सेक्शन 19 में दी गई है, सेक्शन 19। Which of the following records must be maintained by every employer under the Act? अटेंडेंस रजिस्टर, वेजेस रजिस्टर एंड मस्ट रोल, लोन रजिस्टर या फिर कैजुअल लीव रजिस्टर? द करेक्ट आंसर इज वेजेस रजिस्टर एंड मस्ट रोल। ऑलराइट, सो अंडर सेक्शन 18 with rule 26 of minimum wages rules, the employer must maintain a register of wages, deductions and must roll। ठीक है, ये रजिस्टर्स उसको मेंटेन करने पड़ेंगे क्योंकि कोई भी इंस्पेक्टर जब चेकिंग में आएगा तो वो यही रजिस्टर्स को एग्जामिन करेगा। फेलियर टू मेंटेन रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड इज पनिशेबल अंडर विच एक्ट? अगर कोई एम्प्लॉयर जो है वो रजिस्टर्स और रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं करता है तो उसको कौन से सेक्शन के तहत पनिश किया जाएगा? सेक्शन 21, सेक्शन 22A, सेक्शन 22B या फिर सेक्शन 23? द राइट आंसर इज सेक्शन 22A। ठीक है, सेक्शन 22A पेनल्टी इम्पोज करेगा फॉर नॉन मेंटेनेंस और इनकरेक्ट मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स के लिए। यानी अगर कोई भी एम्प्लॉयर रजिस्टर मेंटेन नहीं करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। किसके तहत? सेक्शन 22A के तहत, सेक्शन 22A। ऑलराइट, हमें ऊपर ही पढ़ा था ना, सेक्शन 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्यों? क्योंकि मिनिमम वेजेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मिनिमम वेजेस का प्रोविज़न ब्रेक ना हो, और वो अगर ब्रेक होता है तो सेक्शन 22 चालू होता है। ठीक है, द पावर टू exempt एनी एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम ऑल और पार्ट्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट लाइज विद, यानी मिनिमम वेजेस एक्ट के सारे प्रोविजंस को या फिर कुछ प्रोविजंस को किसी इस्टेब्लिशमेंट में ना लगने ना देना, ठीक है, ना लगे, ये पावर किसके हाथ में है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लेबर कोर्ट या फिर पार्लियामेंट? सिंपल सी बात है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ना, उसके हाथ में ये पावर है कि वो चाहे अगर सो वो इस एक्ट के कुछ प्रोविजंस को कुछ इस्टेब्लिशमेंट्स में लगने से रोक सकती है। सेक्शन 30, क्वेश्चन नंबर 30, द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स्ड अंडर द एक्ट कैन नॉट बी रिड्यूस बाय। ठीक है, एक बार अगर मिनिमम रेट फिक्स हो गए तो उसको कम नहीं किया जा सकता बाय लाइक एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सेटलमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। किसी भी तरीके से नहीं, या तो कोई कलेक्टिव बार्गेनिंग हो रही है, डजेंट मैटर, इट विल नॉट इफेक्ट। कोई कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट साइन हो गया है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, नहीं हो सकता, बिकॉज मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ऑफ फिक्स होती है तो उस पर गवर्नमेंट का भी उसमें पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, और गवर्नमेंट ने अगर कोई चीज़ बोली है तो उसको तुम आपस में बात करके उसको सेटल आउट नहीं कर सकते। तो ये सेक्शन 25 है जो ये बात करता है। ऑलरेडी द एक्सप्रेशन फिक्सिंग अंडर द एक्ट इंक्लूड्स, हम बोले ना मिनिमम वेज फिक्स, मिनिमम वेज फिक्सिंग। तो जो फिक्सिंग है ना, इसका मतलब क्या है? मतलब ये सर फर्स्ट टाइम फिक्सेशन की बात कर रहा है या फिर ओनली अपवर्ड रिवीजन की बात कर रहा है या फिर बोथ फिक्सेशन एंड पीरियडिक रिवीजन की बात कर रहा है या फिर ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्सेशन की बात कर रहा है? द राइट आंसर इज फिक्सेशन प्लस पीरियडिक रिवीजन, बोथ। एक बार तो फिक्स कर दी, मान लो बोल दिया 500 रुपये, उसके बाद उसको हर टाइम में उसको रिवाइज भी करना है, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस हिसाब से उसको उसके प्राइस को बढ़ाना भी है। ठीक है ना, लाइक रिविजन एवरी 5 ईयर्स। इनिशियल फिक्सेशन तो किया ही है, उसके बाद हर 5 ईयर्स में, लाइक मैक्सिमम 5 ईयर्स के अंदर उसको हमें इंक्रीज भी करना है। When the cost of living index changes, variable DNS allowance is revised once a year, every 6 months, at intervals fixed by government, या फिर only after 5 years। ठीक है, लाइक जब कोई भी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स चेंज हो रहा है ना, ये जो नंबर है, ये जो हमने पढ़ा था ना ऊपर, ये जो लेबर ब्यूरो शिमला कैलकुलेट करती है ना, सो वो ये जो नंबर जब चेंज हो रहा है तो वेरिएबल डीएनएस अलाउंस, जो डीएनएस अलाउंस है वो रिवाइज होता है कब? एट इंटरवल्स फिक्स बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वो इंटरवल फिक्स करती है और उस हिसाब से ये चेंज होता है। द पेनाल्टी फॉर पेइंग वेजेस लेस देन मिनिमम रेट अंडर सेक्शन 22, सेक्शन 22 बोला था मिनिमम वेजेस एक्ट का इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 22 है ना। सो इस पर पेनाल्टी कितनी है ये तो हमने पढ़ लिया यार पर ऑलरेडी, इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months और फाइन अप टू 500, सेक्शन 22।
ठीक है। मिनिमम रेट अगर पे नहीं करोगे सेक्शन 20 तो तुम्हारे पर लगेगा, जहाँ पे तुम्हें 6 महीने की जेल या फिर 500 रुपये तक का फाइन हो सकता है। याद हो गया ये। द अथॉरिटी अंडर सेक्शन 20 कैन ऑर्डर पेमेंट ऑफ, ठीक है, जो सेक्शन 20 में हमने बोला ना एक अथॉरिटी होगी जो कोई भी अगर क्लेम्स आएंगे ग्रीवेंस आएगी तो उसको सुनने के लिए वहाँ पे बैठी होगी, ऑफन ये लेबर कमिश्नर होता है। सो वो क्या ऑर्डर कर सकता है, डिफरेंस इन वेजेस ऑनली, लाइक किसी ने मिनिमम वेजेस पे नहीं की, वो कंप्लेन लेबर कमिश्नर के पास आई, सो वो क्या दे सकता है ऑर्डर पे, डबल द अनपेड पर अमाउंट, नन, या फिर कंपनसेशन अप टू 10 times द अमाउंट ड्यू, बी कंपनसेशन, लाइक उसके हाथ में पावर है कि वो जो मिनिमम वेजेस की अमाउंट जो उसने नहीं दी है ना उसका 10 times तक का कंपनसेशन वो ऑर्डर कर सकता है पे करने को, ठीक है, 10 times द अमाउंट ड्यू, ठीक है। इट empowers the authority to direct payment of due amount along with compensation not exceeding 10 times, all right. An appeal against the order of authority under section 26 lies to, ऊपर कौन है, लेबर कमिश्नर है जो इनिशियल ग्रीवेंस को सुनेगा, इसने कोई डिसीजन दे दिया, इस डिसीजन से एम्प्लॉयर या फिर एम्प्लॉय में से कोई खुश नहीं है तो वो क्या करेगा, अपील करेगा विद इन 30 days, किसके पास, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के पास। इसको कौन कौन प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, यानी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ठीक है। ये अथॉरिटी कौन हो सकती है, ये कोई ऑफिसर भी हो सकता है या फिर कौन, कोई लाइक एप्लेट अथॉरिटी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बोलेगी कि भैया ये है, ये सुनेगा तो वो बन जाएगा, है ना। So section 20C provides that appeal shall lie to the appellate authority notified by the appropriate government within 30 days. All right, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। In which landmark case did the Supreme Court uphold that minimum wage is not just a contractual right but a fundamental right under Article 23 prohibition of forced labor। ये बात हमें समझनी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम वेजेस जो है ना वो सिर्फ एक लेबर लॉ के अंदर का कॉन्ट्रेक्चुअल राइट नहीं है, ये एक फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 23 के अंडर आता है, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर, उसके अंडर है ये मिनिमम वेज, है ना। ये डीपीएसपी में आर्टिकल 43, डीपीएसपी में 43 के अंदर भी मिनिमम वेजेस है और फंडामेंटल राइट का भी पार्ट है आर्टिकल 23 में, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर के अंदर, है ना। सो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं, इसका सही आंसर है पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था वहाँ पे बोला था कि अगर लेस देन मिनिमम वेजेस कोई एम्प्लॉयर पे कर रहा है ना तो वो फोर्स्ड लेबर के डेफिनेशन में आएगा। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है फोर्स्ड लेबर को, तुम किसी से भी जोर ज़बरदस्ती से काम नहीं करवा सकते। सो अगर तुम काम नहीं करवा सकते बिना पैसों के वो तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर तुम किसी को मिनिमम वेजेस से नीचे पैसे भी दे रहे हो ना, ठीक है, अपने काम करवाने के, सो वो फोर्स्ड लेबर की डेफिनेशन में आएगा। समझ में आ रहा है। और ये बात कब बोली गई थी, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, ऑलराइट। In which case was the constitutionality of the Minimum Wages Act 1948 was challenged and upheld, ठीक है। लाइक मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 की क्या ये इसकी जो प्रोविजंस हैं क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे हैं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे बने हुए हैं, ये चीज़ चैलेंज हुई थी कौन से वाले केस में, चारों केसेस हैं, संजीत रॉय, एयर इंडिया, बीडी फैक्ट्री वर्कर्स, फिर विजय कॉटन मिल्स लिमिटेड। द राइट आंसर इज विजय कॉटन मिल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर। सो इन विजय कॉटन मिल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर केस 1955 द सुप्रीम कोर्ट upheld the act stating it was a valid restriction in the interest of general public under 1906, all right। The act applies to which type of workers? Contract and casual both, only permanent, only industrial workers, only government employees। तो contract and casual दोनों workers के ऊपर, ठीक है। The act applies to all categories, permanent, temporary, casual, part time and contract workers। If कंडीशन यही है दे मस्ट बी एम्प्लॉयड इन अ शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट दो पार्ट दिए हुए ना, पार्ट 1 पार्ट 2, तो उसके अंदर अगर एक काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर ये लागू होगा। इट डजेंट मैटर कि वहाँ पे किस तरीके के वर्कर्स काम कर रहे हैं। आप लोग समझ रहे हो ना, ये टाइप ऑफ वर्कर से इसको फ़र्क नहीं पड़ता, इसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो टाइप ऑफ वर्कर्स से मिनिमम वेजेस एक्ट को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको फ़र्क पड़ता है किस बात से कि वो जो इस्टेब्लिशमेंट्स है ना वो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है या नहीं, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट लाइक पार्ट 1 में इंक्लूडेड है या नहीं, बिकॉज पार्ट 2 में तो क्या है सिर्फ एग्रीकल्चर, पार्ट 1 में 12 एस्टेब्लिशमेंट्स। सो इसमें अगर है तो उसमें मिनिमम वेजेस लागू होगा। इट डजेंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ वर्कर्स आर वर्किंग देयर। मिनिमम वेजेस एक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम लिविंग वेज बिकॉज मिनिमम वेज इंश्योर्स बेयर सब्सिस्टेंस, लिविंग वेज इंश्योर्स कंफर्ट एंड डिग्निटी। हाँ यही है यार,
चारों ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। मिनिमम वेजेस मतलब रोटी कपड़ा मकान, उसको ज़िंदा रहने के लिए पैसे देता है सिर्फ। और लिविंग वेज किसकी बात करता है, उसमें उसको थोड़ा बहुत कंफर्ट और उसकी डिग्निटी, लाइक एक स्टेप फर्दर बढ़ के हम वर्कर की जो सच बेटर लाइफ है ना उसके बारे में हम सोचते हैं, ठीक है, लिविंग वेज में। द फेयर वेज कंसेप्ट लाइज between minimum and living wage equal to minimum wage, higher than living wage, none. So between minimum and living wage, फेयर वेज कंसेप्ट बोलते हैं इसको। एक फेयर वेजेस कमिटी बनी थी 1948 में, जिसके बेसिस में ये फेयर वेज की जो डेफिनेशन है ना ये हमारे सामने आई है। सो उसने इसको बीच में बताया था। द इन्फोर्समेंट ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट इज प्राइमरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिमम वेजेस एक्ट को इन्फोर्स करने की, सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, स्टेट लेबर डिपार्टमेंट्स, ट्रेड यूनियंस या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सो स्टेट लेबर डिपार्टमेंट्स, क्योंकि लेबर एक कंकरेंट सब्जेक्ट है, बट प्रैक्टिकल इन्फोर्समेंट जो है ना, वैसे तो लेबर जो है कंकरेंट सब्जेक्ट है, लाइक इसके ऊपर अगर लॉ बनाना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है ना। बट स्टिल जो प्रैक्टिकल इन्फोर्समेंट है ना वो पावर स्टेट लेबर डिपार्टमेंट्स को दी गई है, जो कि इंस्पेक्टर्स के थ्रू ये मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करवाता है। फॉर पीस रेटेड वर्कर्स मिनिमम वेजेस मस्ट इंश्योर। पीस रेटेड वर्कर्स कौन होते हैं, एक होते हैं टाइम रेट वर्कर्स, जिनको टाइम के हिसाब से पैसा मिलता है, यानी इनको उन्होंने हर दिन 8 घंटे काम करना है ना, और उन्हें महीने के एंड में तनख्वाह मिलेगी। एक तो होते उन्हें कहते हैं टाइम रेट वर्कर। और पीस रेट वर्कर्स कौन होते हैं, जिनको पर पीस के हिसाब से, लाइक वो आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वो जितने पीसेस ऑफ आइसक्रीम्स बनाएंगे तो पर पीस के हिसाब से उनको पैसा दिया जाएगा। सो जो टाइम रेट के हिसाब से काम कर रहे हैं उनका तो बोल देंगे चलो महीने की सैलरी मिनिमम इनकी 5,000 होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम वेज इनकी 5,000 होनी चाहिए। लेकिन टाइम रेट वालों का टफ है ना यार, टाइम रेट वालों को तुम किस बेसिस पे बनाओगे। अब मान लो किसी दिन 10 आइसक्रीम बना रहा है, किसी दिन 100 बना रहा है, तो उनका तो मंथली रेट फिक्स नहीं कर सकते टाइम रेट के हिसाब से, ठीक है ना। सो वहाँ पे कैसे वो फिक्स होगा उनका मिनिमम टोटल डेली अर्निंग्स इक्वल टू टाइम रेट, पेमेंट ऑनली पर पीस, ऑनली प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस या फिर नो ओवर टाइम एप्लीकेबिलिटी। सो मिनिमम टोटल डेली अर्निंग्स इक्वल टू टाइम रेट, ठीक है ना। वो लगभग एक एवरेज जो डेली कमा रहे हैं ना, लाइक एवरेज डेली अर्निंग्स, ठीक है ना, उनकी जो रोज़ की जो डेली अर्निंग्स है ना वो जो मिनिमम टाइम रेट, उसी तरीके के इस्टेब्लिशमेंट में जो मिनिमम टाइम रेट के हिसाब से काम कर रहे हैं तो वो उनकी जो डेली की जो अर्निंग है, मतलब जो मिनिमम वेजेस है उस मिनिमम वेजेस से नीचे इनकी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हो सकती है जो एवरेज निकालेंगे, और एवरेज जो है मिनिमम से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। पेमेंट फॉर वर्क ऑन रेस्ट डेज इज गवर्न बाय विच रूल अंडर द सेंट्रल रूल्स, ठीक है, कि छुट्टी के दिन जो है ना तुम्हें पैसा मिलेगा, छुट्टी के दिन तुम्हें पैसा मिलेगा, वो किसके अंडर में आता है, रूल 22, 23, 24, 25। द राइट आंसर इज रूल 24, ठीक है। तो रूल 24 ऑफ द मिनिमम वेजेस रूल 1950 प्रोवाइड्स दैट इफ एन एम्प्लॉय वर्क ऑन अ रेस्ट डे ही मस्ट गेट डबल वेजेस और ए सब्सटीट्यूटेड रेस्ट डे, ठीक है। इंस्पेक्टर्स अंडर सेक्शन 19 हैव पावर्स सिमिलर टू, जो इंस्पेक्टर्स हैं सेक्शन 19 के अंदर में आते हैं इंस्पेक्टर्स, सो उनके अंदर पावर्स किनकी होंगी, सिविल कोर्ट, लेबर कोर्ट, रेवेन्यू ऑफिसर्स या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सो उनके अंदर सिविल कोर्ट की पावर होती है। सो इंस्पेक्टर्स कैन डिमांड रिकॉर्ड्स, इशू समन्स एंड एग्जामिन पर्सन्स, पावर्स सिमिलर टू सिविल कोर्ट, ऑलराइट। When an employer is convicted for the second time under the Act, punishment may extend to 1 month, 3 months, 1 year or 2 year. The right answer is 1 year. क्यों? Because पहली बार में जब हमने बोला था ना सेक्शन 22 कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है ना। सो वहाँ पे हमने क्या बोला था, 6 मंथ्स की जेल या फिर 500 रुपीज़ का फाइन। लेकिन अगर सेकेंड टाइम भी सेम प्रोविजन को ब्रेक कर रहा है तो ये 6 मंथ जो होगा ना ये 1 ईयर जेल हो जाएगा, 500 रुपये का फाइन, 1000 रुपये तक का हो जाएगा, ठीक है ना। The act applies to how many scheduled employments at present? Like कितनी है total? 25, 45, 100 varies across state. So it varies across states. Each state notifies its own list under 27. Hence the number varies. Like कहीं पे 80 है, कहीं पे 70 है. Depends on state to state. Minimum wages can be linked to cost of living index, productivity, collective bargaining या political decision only. Simple question. Cost of living index पे के साथ तुम इसे link कर सकते हो. Section 22C provides for cognizance of offence by court, settlement of disputes, power of revision of awards या फिर definition of employment. So Section 22 हमने बात किया है कि ये उससे रिलेटेड था ना कि कोई भी मतलब मिनिमम वेजेस के जो प्रोविजन है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, नहीं लाइक पेनाल्टी की बात करता था। तो क्या होगा इसका आंसर, cognizance of offence by courts. Section 22C lays down that no courts shall take cognizance of an offence except on a complaint made by or with the sanction of the appropriate government, है ना।
लाइक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस जो है ना मिनिमम वेजेस एक्ट में, जो कॉग्निजेंस ऑफेंस लाइक अगर कोई कंप्लेन जो होगी वो अगर तुम कोर्ट में जाओगे तो ऐसा नहीं कि कोर्ट उसको सीधे ही रजिस्टर कर लेगी। कोई भी इंसान आ रहा है और वो बोल रहा है कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं, मुझे मिनिमम वेजेस से कम पैसे मिले, और कोर्ट जाके उसका केस एक्सेप्ट कर ले रही है, नहीं। ओनली विद द सैंक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर कोई कंप्लेन हो रही है तो वहाँ पे जो होगा कोर्ट जो होगी सीधे मतलब उसको रजिस्टर कर लेगी, और उसके बाद फिर केस जो है आगे चलेगा, है ना, उस पर सुनवाई वगैरह आगे चलती रहेगी। Which statement is correct regarding exemptions under Section 26? Exemptions can be granted to charitable institutions. Exemptions can be given for any class of employees. Exemptions cannot be indefinite. They must be conditional. सारे ही सही लग रहे हैं यार। सेक्शन 26 क्या है इसमें? इट अलाउज एग्जेम्पशंस टू सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट्स, ठीक है ना। कुछ एम्प्लॉयमेंट जो है ना, कुछ तरीके का जो काम है उसको एग्जेम्प्ट किया हुआ है गवर्नमेंट ने, बिकॉज लाइक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस और एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉयज़ ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिफाइन करेगी। ये अनलिमिटेड, ये कितने टाइम पीरियड के लिए हैं, कुछ क्या कंडीशंस हैं, वो तो जब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लेके आएगी तो उसमें मेंशन करती है, और वो हर टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 प्राइमरीली एम्स एट, पूरा एक्ट हमने पढ़ ही लिया MCQs में, ये तो सिंपल सी बात है। प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन एंड इंश्योरिंग मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल, ठीक है ना। तो कुल मिला के इसका यही मतलब है कि जो वर्कर है उसको जो इतने पैसे तो उसको मिल रहे हैं कि वो अपना और अपनी फैमिली का पालन पोषण अच्छी तरीके से कर सके, है ना। सो इसीलिए मिनिमम वेजेस एक्ट की बात की गई है। सो यहाँ पे हमने 50 MCQs कवर कर लिए हैं मिनिमम वेजेस एक्ट के। आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, है ना। सो बहुत जल्द कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम दूसरे किसी लेबर लॉ के बारे में बात करेंगे, लाइक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, शायद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, सो इसके हम 50 MCQs लेके आएंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय।